अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। मैं वाइस सर आपके लिए लाया हूँ एक और नया वीडियो जिसमें हम 11th फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करना जा रहे हैं जो है मैकेनिक्स। ना सिर्फ 11th के लिए बल्कि 12th के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फिजिक्स में हर जगह इसके कंसेप्ट्स यूज होते हैं। तो इस तरह से हम इस मैकेनिक्स में जितने भी कंसेप्ट हैं उनको वन बाय वन समझते हैं और जो नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से उनको भी अच्छे से डिटेल में समझेंगे और साथ साथ में हर एक कंसेप्ट आपके लिए हम इजी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें मैकेनिक्स को पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए कि मैकेनिक्स है क्या चीज। तो अगर हम बात करेंगे मैकेनिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स का, एक ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें आप सिंपली करते हो, स्टडी करते हो या पढ़ते हो सर किसके बारे में, मोशन के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में, या साथ साथ में अगर आप देखोगे सर इसमें स्टडी होती है कॉज ऑफ मोशन की। सर मोशन जो बॉडी में हो रहा है इसका कॉज क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। सर मोशन में जो टर्म्स होते हैं डिफरेंट टर्म्स, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उन सब को यहां पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और साथ साथ में कॉज ऑफ मोशन। तो अगर हम यहां पे डिटेल में देखेंगे तो मैकेनिक्स जो ब्रांच है फिजिक्स का इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज स्टैटिक्स, दूसरा है काइनेमेटिक्स और तीसरा है डायनामिक्स। तो अगर हम बात करेंगे सबसे पहले स्टैटिक्स की, सर ये जो ब्रांच है ये उन ऑब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहा है, उन ऑब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहा है जो रेस्ट में हो। किसमें हो? रेस्ट में हो, या आप सिंपली कहोगे या वो किस में हो? इक्विलिब्रियम में हो। सर इक्विलिब्रियम मतलब सर यानी कि अगर हम कोई बॉडी लेंगे, लेट इट बी इसका मास m है, इसमें मैंने फोर्स अप्लाई किया 2 न्यूटन, सर इस डायरेक्शन में भी फोर्स अप्लाई किया मैंने 2 न्यूटन। ठीक है बेटा। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे सर क्या इस पे नेट फोर्स लग रहा है, तो आप सिंपल कहोगे यहां पे जो नेट फोर्स है सर वो है 0। क्या ये बॉडी मूव करेगी? नो सर। तो इस बॉडी को हम क्या कह सकते हैं, किसमें? इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन वो होता है जिसपे नेट फोर्स क्या हो? 0। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स के साथ जब आप डील करोगे, स्टडी करोगे, उस ब्रांच को ही हम क्या कहते हैं? स्टैटिक्स कहते हैं। तो इसी तरह से अगर हम सेकंड ब्रांच की ओर देखेंगे सर जो है काइनेमेटिक्स। सर काइनेमेटिक्स में आप क्या कर रहे हो? सर सिंपली अगर आप देखोगे काइनेमेटिक्स में हम सिंपली उन ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं सर जो किसमें हो? मोशन। यानी कि यहां पे अगर आप कहोगे यहां पे स्टडी होती है किस चीज की? स्टडी ऑफ मोशन की हो रही है सर। बट यहां पे एक चीज ध्यान रखना है, मोशन की स्टडी होगी बट विदाउट knowing the cause of motion, without the knowing of cause of motion। यानी कि मोशन का कॉज जो है सर वो काइनेमेटिक्स में डिस्कस नहीं किया जाता है। सिंपली अगर आप बात करोगे सर यहां पे मोशन के बारे में स्टडी होगी, सर यहां पे मोशन के बारे में स्टडी होगी, सर यहां पे कॉज को कंसीडर नहीं किया जाएगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा। इट मींस यहां पे मोशन के साथ जो रिलेटेड टर्म्स होते हैं उनको ही पढ़ा जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां पे वेलोसिटी पढ़ोगे आप, सर यहां पे एक्सेलरेशन पढ़ोगे, यहां पे स्पीड पढ़ोगे, बहुत सारे टर्म्स हैं जो मोशन के साथ रिलेटेड है, वो काइनेमेटिक्स में पढ़े जा रहे हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात सर, ये जो काइनेमेटिक्स है ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है जो है काइना सर, जिसका मतलब है मोशन, जिसका मतलब है मोशन। तो इसी तरह से अगर आप देखोगे नेक्स्ट ब्रांच की ओर सर वो है डायनामिक्स। सर डायनामिक्स मतलब यानी कि ये वो ब्रांच है जिसमें आप क्या पढ़ने जा रहे हो? कॉज ऑफ मोशन। यानी कि मोशन का कॉज जो है उसके रिलेटेड या उसके बारे में आप
पढ़ने जाओगे सर वही ब्रांच जो है वो कहलाएगा डायनामिक्स। तो यहां पे भी अगर आप देखोगे ये भी एक ग्रीक वर्ड है डायनामिक्स, जिसका मतलब है पावर, जिसका मतलब है पावर। ये भी क्या है मेरा एक ग्रीक वर्ड ही है। तो सिंपली अगर आप देखोगे इस पूरे मैकेनिक्स को फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्टैटिक्स, काइनेमिक्स एंड डायनामिक्स। तो तीनों को अगर आप देखोगे डिफरेंशिएट किया सर सिंपली डील करता है उन ऑब्जेक्ट्स के साथ जो रेस्ट में हो या इक्विलिब्रियम में हो। सर यहां पे मोशन की स्टडी की जाती है विदाउट नोइंग द कॉज। यहां पे सर कॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा जाता है कि मोशन का कॉज क्या चीज है। तो इन्हीं 3 पार्ट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो यहां पे अगर देखोगे आप स्टैटिक्स उतना नहीं है, इतना ही आपको सिंपल याद रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो रहने वाला है वो काइनेमिक्स और डायनामिक्स। तो जो हम पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज काइनेमिक्स। वो कौन सा पार्ट है? काइनेमिक्स। तो काइनेमिक्स में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले यहां पे आपको समझना है दैट्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बेटा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज है जरा देखते हैं। तो इसके लिए सिंपली अगर आप देखोगे यहां पे मैं मानूंगा कि यहां पे एक ऑब्जर्वर है। सर ऑब्जर्वर क्या होता है? चलिए डिस्कस करते हैं। मैंने कहा कि यहां पे एक इंसान है, लेट इट गो। सर बिना हाथ वाला नहीं, हाथ भी रखेंगे इसके, क्लियर? तो यहां पे अगर आप देखोगे सिंपली एक गाड़ी है बिना टायर वाली, नहीं टायर भी रखे। सर यहां पे अगर आप देखोगे ये इंसान इसको क्या कर रहा है? देख रहा है। यानी कि आप कहोगे इसको सर ऑब्जर्व कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑब्जर्व। तो ये इंसान इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये क्या बन गया? ये बन गया ऑब्जर्वर। क्या बन गया? ऑब्जर्वर। और ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। अगर कोई इंसान किसी चीज को देख रहा है तो वो इंसान खुद बन गया ऑब्जर्वर, और जो जिसको देख रहा है उसको आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट। ठीक। अब अगर यहां पे इसको ऑब्जर्व करना है, इसकी पोजीशन डिस्कस करनी है, तो यहां पे ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? सिंपली एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा है। दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। लेट इट बी मैं कहूं एक टाइम पे सर ये जो ऑब्जेक्ट है यहां पे था एंड आफ्टर सम टाइम इसने अपनी पोजीशन चेंज की, यहां पे पहुंचा। क्लियर? तो ऑब्जर्व करने के लिए मुझे यहां पे साथ साथ में क्या होनी चाहिए? क्लॉक भी होनी चाहिए, जिससे मैं नोट करूं टाइम। क्लियर? तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को अगर आप देखोगे इसी को आप क्या कहते हो? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि आप कह सकते हो एक वेल डिफाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक वेल डिफाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, और साथ में इसमें क्या हो? एक क्लॉक रखी हो। साथ में क्या हो? एक क्लॉक रखी हो। तो इसी को आप सिंपली क्या कहोगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या सिंपल लैंग्वेज में आप ये भी कह सकते हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द प्लेस where observer sits and takes observations. क्लियर? तो उसी को हम क्या कहेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि सिंपल आप कह सकते हो सर जहां पे एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ हो, क्लियर, और साथ में ऑब्जर्व कर रहा हो यानी कि ऑब्जर्वेशन मेक कर रहा हो, सर इसी को हम क्या कहेंगे? सिंपली फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि अगर इसी को मोर प्रिसाइजली आप डिफाइन करोगे, आप लिख सकते हो a well defined coordinate system along with a clock is known as frame of reference. ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे मैं यहां पे किसी चीज को देख रहा हूं तो उसके लिए मैं क्या बना? ऑब्जर्वर बना, और वो मेरे लिए क्या बना? ऑब्जेक्ट। और यहां पे अगर आप देखोगे सर इसी ऑब्जर्वर ने क्या किया? यूज कोऑर्डिनेट सिस्टम, साथ में एक क्लॉक। सर इसी को हम सिंपली कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक।
तो नेक्स्ट छोटा सा और एक कंसेप्ट है, दैट्स पोजीशन। अब ये पोजीशन क्या होती है? इट सिंपली मीन्स लोकेशन। इट सिंपली मीन्स लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे सर ये एक ऑब्जेक्ट है, सर मुझे इसकी लोकेशन बतानी है सर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी कि आप कह सकते हो विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैं यहां पे कह सकता हूं ये जो है इसकी जो पोजीशन या इसकी जो लोकेशन है वो है x1 y1। ठीक, तो यहां पे अगर आप देखोगे सर पोजीशन मतलब लोकेशन, ठीक, विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए सर यहां पे अगर हम देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, सर नेक्स्ट कंसेप्ट इसी में आपको क्या देखना है सर, रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है आप सबको मालूम है। सर यहां पे अगर आप देखोगे सर मैंने फिर से ये एक ऑब्जेक्ट लिया, क्या लिया बेटा? ऑब्जेक्ट लिया। सर इसकी पोजीशन क्या है? x1 y1। ठीक, आफ्टर लेट इट बी, मैं पहले टाइम t पे इसकी पोजीशन नोट कर रहा हूं, दैट इज t टाइम पे इसकी पोजीशन क्या है? x1 y1। और यहां पे कुछ टाइम हुआ, आफ्टर 5 सेकंड्स इसकी पोजीशन फिर भी अगर मैं यहां पे देख रहा हूं सर इसकी पोजीशन यही रह गई, यानी कि x1 एंड y1 ही है आफ्टर 5 सेकंड्स। सर आफ्टर 10 सेकंड्स सर इसकी पोजीशन x1 y1 ही है। सर आफ्टर 15 सेकंड्स इसकी पोजीशन x1 y1 ही है। मतलब यहां पे अगर आप देखोगे इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है सर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो आप ये कह सकते हो सर ये जो ऑब्जेक्ट है सर ये किस में है? रेस्ट में है। मतलब आप सिंपली कहोगे सर एक ऑब्जेक्ट तब रेस्ट में कह सकते हो आप इफ इट्स position does not change with respect to टाइम के साथ साथ अगर इसकी पोजीशन चेंज ना हो तो आप कह सकते हो ये किसमें? रेस्ट में। सर मोशन क्या होता है जरा उस बात को भी यहां पे समझेंगे। सर लेट इट बी, मैंने ये ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, सर इसकी पोजीशन जो है दैट्स x1 y1। सर किस टाइम पे? t1 टाइम पे। सर आफ्टर सम टाइम सर ये जो है ये पहुंचा यहां पे, सर इसकी पोजीशन जो है दैट्स x2 एंड y2, x2 एंड y2। सर आफ्टर t2 टाइम पे। सर अगर यहां पे आप देखोगे सर इसकी पोजीशन जो है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। जब पोजीशन चेंज होगी तो आप ये कहोगे सर ये बॉडी किस में है? मोशन में। तो आप सिंपली कह सकते हो सर मोशन जो है, मोशन में सॉरी इफ पोजीशन ऑफ बॉडी चेंज, if position of body changes with respect to time, body is said to be in motion। तो बॉडी को आप क्या कह सकते हो? ये किस में है? मोशन में। तो यहां पे अगर आप गौर करोगे सर रेस्ट और मोशन में आपको याद रखना है पोजीशन चेंज हुई तो सिंपली रेस्ट कह सकते हो। सर पोजीशन चेंज ना पोजीशन अगर चेंज ना हुई तो रेस्ट कह सकते हो। सर अगर पोजीशन चेंज हुई तो मोशन में आप कह सकते हो बॉडी है। क्लियर? तो यहां पे और एक बात यहां पे आपके लिए डिस्कस करूंगा मैं, वो क्या है जरा देखिए। सर अगर यहां पे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे एक्स वर्सेस टाइम, मतलब पोजीशन वर्सेस टाइम, तो मैं यहां पे ग्राफ ऐसे प्लॉट करूंगा एक बॉडी के लिए, लेट इट बी एक बॉडी है उसके लिए मैं ग्राफ ऐसे प्लॉट कर रहा हूं। यानी कि 1 सेकंड पे अगर आप देखोगे सर उसकी पोजीशन लेट इट बी x इक्वल टू 2 मीटर है। सर 2 सेकंड के बाद x का वैल्यू फिर से 2, सर 3 सेकंड के बाद x का वैल्यू फिर से 2, सर 4 सेकंड के बाद x का वैल्यू फिर से 2 ही है। इट मीन्स कि अगर ऐसा ग्राफ हो, पैरेलल ग्राफ हो किसके? टाइम एक्सिस के, तो आप हमेशा याद रखना इट रिप्रेजेंट्स जो बॉडी है वो किस में है? रेस्ट में। किसमें? रेस्ट में। इसी तरह से अगर यहां पे
और एक ग्राफ प्लॉट करूंगा मैं, लेट इट बी मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया सर, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो टाइम के साथ साथ अगर आप देखोगे सर इसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है। अगर आप 1 सेकंड पे देखोगे x का वैल्यू 1 आएगा सर, 2 सेकंड पे सर x का वैल्यू लेट इट बी 3 है सर, 4 सेकंड पे x का वैल्यू कुछ और डिफरेंट है। मींस पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। इट मींस बॉडी किसमें है? मोशन में। आई थिंक कि आपने दोनों कंसेप्ट सीखे होंगे, दैट इज रेस्ट एंड मोशन क्या चीज है। तो नेक्स्ट जो इसी में और एक कंसेप्ट आप देखोगे वो क्या है? रेस्ट एंड मोशन और रिलेटिव टर्म्स। ठीक है बेटा, अभी रेस्ट एंड मोशन और रिलेटिव टर्म्स ये क्या चीज है जरा देखते हैं सिंपल एग्जांपल से। अगर यहां पे हम बात करेंगे, मैंने एक बस ली सर, कौन सी वाली बस? मूविंग बस। ओके सर, इसमें 2 पैसेंजर्स बैठे हुए, दिस इज ए एंड दिस इज बी, और यहां पे ग्राउंड पे और एक पैसेंजर है, लेट इट बी सॉरी एक और पर्सन है, दैट इज सी। क्लियर? तो यहां पे अगर मैं पूछूं ए से सर बी जो है क्या वो रेस्ट में है, क्या वो मोशन में? सर गाड़ी तो चल रही है, मतलब आफ्टर सम टाइम यही बस यहां पे पहुंचेगी, यही बस यहां पे पहुंचेगी। सर ये जो ए है ये यहां पे होगा, सर ये जो बी है ये यहां पे होगा। तो अगर आप देखोगे विथ रेस्पेक्ट टू ए, सर अगर आप देखोगे विथ रेस्पेक्ट टू ए, क्या बी की पोजीशन चेंज हुई है? नो सर, नो सर। तो ए सिंपली कहेगा कि बी इज एट रेस्ट, बी इज एट रेस्ट। क्यों कहेगा रेस्ट? क्योंकि अभी आपने जाना कि अगर पोजीशन चेंज होगी तभी तो मोशन में कह सकते हो, बट यहां पे बी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। दैट मीन्स आप यहां पे कह सकते हो कि बी किस में? रेस्ट में। बट अगर सी से पूछा जाएगा, सी से पूछा जाएगा, तो पहले अगर आप देखोगे इसकी पोजीशन ये, एंड आफ्टर सम टाइम इसकी पोजीशन अगर आप देखोगे वो तो चेंज हुई है। क्लियर? इट मीन्स सी जो है वो कहेगा कि बी की पोजीशन चेंज हो रही है, बी की पोजीशन चेंज हो रही। तो सी का आंसर सिंपल होगा, जो बी है बी इज इन मोशन, बी इज इन मोशन। तो यहां पे अगर आप देखोगे सिंपल एग्जांपल से, ये जो बी बॉडी है ए के रेस्पेक्ट में ये क्या है? रेस्ट में, और यही बॉडी बी के रेस्पेक्ट में क्या है? मोशन में। मींस एक सेम बॉडी एक की सिचुएशन में रेस्ट में होती है और दूसरी सिचुएशन में मोशन में होती है। मतलब यहां पे एब्सोल्यूट रेस्ट में या एब्सोल्यूट मोशन में कोई बॉडी नहीं होती है। सर इसी चीज को हम क्या कहते हैं कि रेस्ट एंड मोशन जो है दीज आर द रिलेटिव टर्म्स, दीज आर द रिलेटिव टर्म्स। तो सिंपल यहां पे अगर आपसे पूछा जाएगा सर रिलेटिव मतलब क्या है, इट मीन्स कि दुनिया में कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है। अगर एक सिचुएशन में एक बॉडी रेस्ट में हो सकती है, दूसरे सिचुएशन में वही बॉडी क्या हो? मोशन में हो सकती है। क्लियर? इसी चीज को हम क्या कहते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। तो यही यहां पे लिखा हुआ है, इट मींस एन ऑब्जेक्ट इन वन सिचुएशन can be at rest, but in another situation the same object can be in motion। जो एग्जाम्पल मैंने आपको समझाई वही एग्जाम्पल यहां पे लिखी हुई है। ठीक है, तो यहां पे नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट कंसेप्ट या सिंपली अगर आप देखोगे सर, अगर यहां पे मोशन को हमें और फर्दर डिटेल में समझना है तो सबसे पहले हम उसको क्लासिफाई करेंगे। सर क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन, सर किस बेस से हम करेंगे? ऑन द बेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ऑन द बेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स।
ठीक है। तो मोशन इन 1D, या आप सिंपली इसको नाम दे सकते हो वन डायमेंशनल मोशन, या इसको और एक नाम दे सकते हो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। सर यहां पे अगर आप मोशन इन 2D की बात करोगे, दिस इज 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। सर इसी को अगर आप और एक नाम दोगे, दैट इज मोशन इन ए प्लेन। नेक्स्ट अगर आप देखोगे 3D, दैट इज 3D मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन, या आप इसको और एक नाम से जान सकते हो मोशन इन स्पेस। ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे मोशन इन 1D होता क्या है सर, सिंपली अगर आप देखोगे सर, मुझे किसी की पोजीशन स्पेसिफाई करनी है तो मुझे क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो अगर आपको सिंपल एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ी तो उसको हम क्या कहेंगे, मोशन इन 1D या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो आप तो यहां पे कह सकते हो if only one coordinate axis is required to specify the position of object, तो मोशन इज नोन एज 1 डायमेंशनल मोशन, या आप कहोगे सिंपली मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल, यहां पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है सर, ये मूव हुआ यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। तो मुझे इसकी मोशन जो है या इसकी पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए मुझे यहां पे सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की जरूरत है। क्या है बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट की जरूरत है। तो यहां पे अगर आप देखोगे सर, इसको आप नाम देख सकते हो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है। तो इसी तरह से अगर यहां पे हम बात करेंगे 2 डायमेंशनल या मोशन इन प्लेन की, सर यहां पे फिर तो आप ये कह सकते हो रिक्वायर्ड 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस, रिक्वायर्ड 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि जहां पे 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़े तो उसी को आप क्या कह सकते हो, मोशन इन 2D। ठीक है। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हो सर, यहां पे अगर आप कोई एग्जाम्पल लोगे, लेट इट बी एक इंसेक्ट है, वो वॉल पे क्या कर रहा है, क्राउल कर रहा है। ठीक। तो अगर आप देखोगे ये एक्स डायरेक्शन में भी मूव हो रहा है सर, ये वाई डायरेक्शन में भी मूव हो रहा है, मींस यहां पे 2 एक्सिस की जरूरत है इसकी पोजीशन, इसकी मोशन डिस्कस करने के लिए। तो इसीलिए आप यहां पे कह सकते हो दिस इज मोशन इन 2D या मोशन इन अ प्लेन। क्लियर। तो इसी तरह से अगर आप थर्ड मोशन की ओर देखोगे, दैट्स 3D मोशन या मोशन इन स्पेस। लेट इट बी जहां पे आप सिंपली कह सकते हो 3 एक्सिस की जरूरत पड़े, 3 एक्सिस रिक्वायर हो, 3 एक्सिस यानी कि तीनों एक्सिस एक्स वाई जेड, ये तीनों एक्सिस रिक्वायर हो इसकी पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए, उसको आप नाम दे सकते हो 3D मोशन या मोशन इन स्पेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे एक बर्ड की, सर अगर हम बात करेंगे एक बर्ड की, ये फ्लाई हो रहा है स्पेस में, मतलब ये एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ये वाई डायरेक्शन में भी मूव हो रहा है, ये जेड में भी मूव हो रहा है, क्योंकि ये आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, सर नीचे भी आ रहा है। क्लियर। तो इस तरह से अगर आप देखोगे दैट इज मोशन इन स्पेस या मोशन इन 3D।
तो इन्हीं 3 टाइप्स ऑफ मोशंस को आपको पढ़ना है। सर यहां पे अगर आप देखोगे सबसे पहले हमें कौन सी मोशन पढ़नी पड़ेगी सर, दैट इज 1 डायमेंशनल, फिर 2 डायमेंशनल और लास्ट में हम 3 डायमेंशनल मोशन भी पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सर अगर हम यहां पे स्टार्ट करेंगे कौन सी वाली मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब जो भी अब आप यहां पे कंसेप्ट सीखोगे सर उसमें आप सिंपल ये याद रखना कि हम जो मोशन पढ़ रहे दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इनके 1 डायमेंशनल मोशन। तो इस चीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सर डिस्टेंस क्या होता है, सर हमें पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले इन 2 सिंपल कांसेप्ट्स को समझते हैं। तो अगर हम बात करेंगे डिस्टेंस की तो जरा देखिए सर आप यहां पे हो, कहां पे सर, घर में, दैट्स होम। सर आपको मार्केट जाना है, क्लियर। तो मार्केट जाने के लिए आपका रास्ता जो है वो ये है, दिस इज द पाथ। सर यहां पे अगर आप देखोगे आप घर से निकले कहां, मार्केट की ओर, सर ये आपकी पाथ है। तो इस पाथ की कुछ लेंथ होगी सर, इस पाथ की कुछ लेंथ होगी। सर ये जो लेंथ ऑफ पाथ है जो आपने ट्रैवल की है उसी को हम सिंपली नाम देते हैं डिस्टेंस। क्या नाम देते हैं बेटा, डिस्टेंस नाम देते हैं। तो डिस्टेंस कुछ नहीं है, ये एक्चुअली अगर आप देखोगे गौर से देखोगे इट इज जस्ट लेंथ। सर किस चीज की लेंथ है, पाथ की, कौन से वाले पाथ की, जो आपने ट्रैवल की है। मतलब जब भी आप किसी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाओगे तो आपको ये पाथ ट्रैवल करोगे, उस पाथ की लेंथ को ही आप नाम देते हो डिस्टेंस। ठीक है बेटा, तो यही चीज अगर आप यहां पे देखोगे सर इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। ठीक, तो यहां पे अगर आप देखोगे और एक पॉइंट याद रखना फिलहाल इसका सर, वो क्या है, वो इसका एसआई यूनिट। सर इसको हम मेजर अगर करेंगे बहुत डिफरेंट यूनिट है, बट यहां पे अगर आप एसआई यूनिट की बात करोगे, एसआई यूनिट जो है वो है मीटर, वो है मीटर। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से दूसरा कंसेप्ट जो आपको सीखना है वो है डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या है जरा देखते हैं। सर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, गौर कीजिए जरा, गौर कीजिए जरा। सर ये है ऑब्जेक्ट, सर इसका वैल्यू यहां पे क्या है, एक्स का वैल्यू यहां पे 1 है। आफ्टर सम टाइम ये यहां पे पहुंचा, एक्स का वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है बेटा, तो यहां पे अगर आप देखोगे यहां पे चेंज हुई है किस चीज की, पोजीशन की। क्लियर, आपको पता है जब चेंज पोजीशन होती है तो उसको हम कहेंगे किसमें, मोशन में है। बट यहां पे मुझे डिस्प्लेसमेंट समझाना है। सर अगर यहां पे पोजीशन चेंज हुई है तो आपसे पूछा जाएगा सर पोजीशन जो चेंज हुई है कितनी पोजीशन चेंज हुई है। लेट इट बी, इसको हम कहेंगे ये तो इसकी इनिशियल पोजीशन थी, सर ये इसकी फाइनल पोजीशन थी। तो फाइनल पोजीशन को आप सब्ट्रैक्ट करोगे किस चीज से, इनिशियल पोजीशन से। तो यानी कि आप यहां पे कहोगे 4 - 1 दैट्स इक्वल टू 3। सर इसी चीज को आप नाम देते हो क्या, डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम देते हो, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट सिंपली अगर आप कहोगे सर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। अगर आप यहां पे देखोगे हम एक्चुअली टर्म जो यहां पे यूज करने जा रहे हैं दैट इज पोजीशन वेक्टर, बट आपको पता ही है अलेंथ का जो स्टूडेंट है उसको अभी वेक्टर्स के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो इसलिए हम यहां पे सिंपली यूज कर सकते पोजीशन। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे पोजीशन जब चेंज होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, सर वो पोजीशन कितनी चेंज हुई है उसी चीज को हम क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। बट यहां पे और एक चीज यहां पे याद रखना, ये जो चेंज इन पोजीशन हम देख रहे हैं इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन देख रहे हैं, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो यहां पे अगर आप देखोगे लिखा भी है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट is the change in the position of an object
इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, एक फिक्स्ड डायरेक्शन में अगर आप देखोगे पोजीशन कितनी चेंज हुई, सर उसी को आप क्या नाम दोगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो जब हम पोजीशन वेक्टर्स यूज करेंगे तब वहां पे हम और इसको अच्छे से इन वेक्टर फॉर्म भी देखेंगे। चलिए, अगर यहां पे हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, फर्दर कुछ पॉइंट्स याद रखने, मतलब हम एक तरह से डिस्टेंस लिखेंगे और दूसरी तरह डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है वो जानेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो सेम क्वांटिटीज, बट ये दो डिफरेंट है। तो अगर यहां पे हम बात करेंगे, सबसे पहली वाली बात, डिस्टेंस आपको पता है दैट इज लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। मतलब अगर यहां पे ये मानेंगे हम होम है, सर ये जो है ये हमारी डेस्टिनेशन है जहां पे हमें जाना है, क्लियर, और ये हमारी पाथ है। इस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ है उसी को आपने अभी नाम दिया डिस्टेंस। अब यहां पे अगर आप बात करोगे डिस्प्लेसमेंट की, अगर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, सर डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है जरा देखिए। सर यही सेम एग्जांपल लूंगा मैं, सर ये होम है और ये जो है ये डेस्टिनेशन है और ये था हमारा रास्ता, पाथ, जिस पाथ से हम गए इनिशियल पोजीशन से फाइनल। बट यहां पे अगर मैं आपसे कहूं इन दो इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के दरमियान सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सी है, क्या ये है शॉर्टेस्ट पाथ? नो सर। क्या ये है शॉर्टेस्ट पाथ? यस सर। क्लियर। तो अगर हम बात करेंगे ये जो है दिस द शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, सर इसी को आप नाम दे सकते हो, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, ये तो होता है शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक, अब यहां पे और एक डाउट रहता है, वो क्या सर, वो ये चीज सर हमने यहां पे एक और कर्व्ड पाथ ली, लेट इट बी ये एक कर्व्ड पाथ है, मैं कहूं लेट इट बी ये पाथ नहीं है, ये पाथ नहीं है, ये दो पाथ से, सर इनमें कौन सी डिस्प्लेसमेंट है? बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये डिस्प्लेसमेंट क्योंकि यही शॉर्टेस्ट है। बट शॉर्टेस्ट का होने का मतलब ये नहीं है कि दो रास्तों में शॉर्टेस्ट कौन है, बट हमें ये देखना है सबसे शॉर्टेस्ट कौन है, इनिशियल और फाइनल। वो हमेशा किस फॉर्म में होगी, स्ट्रेट लाइन में होगी। ठीक है बेटा, तो यानी कि आपको याद रखना है शॉर्टेस्ट लेंथ तो है डिस्प्लेसमेंट, बट शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सी हो सकती है, जो स्ट्रेट लाइन हो, जो स्ट्रेट लाइन हो। ठीक, तो वही क्या हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक, तो इसी तरह से अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, सर आपको पता है डिस्टेंस जो है इज अ स्केलर क्वांटिटी, इज अ स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी का मतलब तो आपको पता ही है सर, ये वो क्वांटिटी है जिसका सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। और यहां पे अगर आप बात करोगे सर ये कौन सी क्वांटिटी है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, सबको पता ही होता है वेक्टर क्वांटिटी, और जिसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी हो। मतलब यहां पे अगर आप देखोगे सर ये जो आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता रहे थे ये क्या चीज है, अगर यहां पे गौर करोगे डिस्टेंस हमें सिर्फ कंसेप्ट दे सकता है हाउ फार, सर कितना दूर है, डिस्प्लेसमेंट हमें ये कह सकता है सर हाउ फार एंड वायर,
क्योंकि यहां पे सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड पता चल सकता है, यहां पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी आपको पता चल रहा है। ठीक है बेटा। और एक बात जरा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जरा देखिए, अगर हम यहां पे बात करेंगे लेटर वे, चलिए मैं फिर से वही एग्जाम्पल कंसिडर करूंगा। ये जो है ये होम है और ये जो है बेटा ये हमारी डेस्टिनेशन है। सर आप यहां से गए, दिस इज द पाथ 1। सर आपने फिर ये रास्ता यूज किया, दिस इज द पाथ 2। क्लियर। सर आपने ये रास्ता यूज किया, दिस इज द पाथ 3। तो यहां पे अगर आप देखोगे इसकी जो लेंथ है वो है 100 मीटर। सर इसकी जो लेंथ है लेट इट बी, मैं कहूं चलो ये करते 300। ओके 300 मीटर। सर इसकी जो लेंथ है दैट इज 500 मीटर। क्लियर। तो अगर यहां पे देखोगे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तो सेम है। यहां पे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दो, चाहे आप पाथ 1 चूज करो, चाहे आप पाथ 2 चूज करो, चाहे आप पाथ 3 चूज करो। सर इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों में क्या रह रही है? सेम रह रही है। इट मीन्स यहां पे अगर आप देखोगे क्या डिस्टेंस सेम है? क्या डिस्टेंस सेम है? नो सर, डिस्टेंस तीनों टाइम सेम नहीं रही है। बट यहां पे अगर आप देखोगे पाथ हमने डिफरेंट चूज की है तो डिस्टेंस भी डिफरेंट यहां पे देखने को मिल रही है। इट मीन्स आप लिख सकते हो डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन पाथ, यानी डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट। आप ऐसे भी लिख सकते हो डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट। पाथ चूज आप डिफरेंट करोगे तो ऑब्वियसली डिस्टेंस भी यहां पे डिफरेंट ही होगी। तो यही चीज अगर आप डिस्प्लेसमेंट के लिए देखोगे, यही चीज अगर आप डिस्प्लेसमेंट के लिए देखोगे। सर जरा देखिए सर डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा। सर आपने ये रास्ता चूज किया या आप ये रास्ता चूज करो। सर दोनों केसेस में अगर आप देखोगे पहले वाले केस में भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही रहने वाली है। सर दूसरे वाले केस में भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही रहने वाली है। मतलब यहां पे पाथ कोई भी चूज करो आप, बट डिस्प्लेसमेंट चाहे आप पहली वाली पाथ देखो या दूसरी वाली पाथ देखो, सर दोनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट सेम ही रहेगी। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज पाथ इंडिपेंडेंट। डिस्प्लेसमेंट इज पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है बेटा। तो ये था तीसरा पॉइंट। इसी में अगर आप देखोगे और एक पॉइंट की बात यहां पे करेंगे। सर वो क्या है? सर अगर यहां पे देखोगे सिंपली मैं कहूं डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज विथ टाइम। टाइम के साथ साथ अगर आप बात करोगे डिस्टेंस की, क्या वो डिक्रीज होगी? नो सर, डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होगी। ये हमेशा क्या होगा? इंक्रीज ही होती जाएगी। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर आप यहां से जाओगे सर कहां? फाइनल पोजीशन तक। सर आप यहां ऐसे ऐसे घूमोगे घूमोगे, सर ये डिस्टेंस तो टाइम के साथ साथ तो इंक्रीज ही होती जाएगी। आप जरा देखिए सर, आप सुबह घर से निकलते हो और दिन भर घूमते रहते हो। सर लास्ट में अगर आप देखोगे सर आप डेस्टिनेशन पे पहुंचे, बट आपकी डिस्टेंस क्या टाइम के साथ साथ कम होती गई या इंक्रीज होती गई? सर ये हमेशा क्या हो रहा है? इंक्रीज ही हो रहा है। सो वी कैन राइट इट कैन नॉट डिक्रीज विथ टाइम। सर डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है इट में डिक्रीज विथ टाइम। ये टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो सकती है, बट डिस्टेंस जो है
ये डिक्रीज नहीं होगी। इसको अच्छे से समझेंगे उसके लिए यहां पे मैं ये कहूंगा सर ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये जो डिस्टेंस है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि डिस्टेंस हमेशा क्या रहने वाली है, पॉजिटिव ही रहने वाली है, यानी कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं बन सकती है। बट यहां पे अगर आप देखोगे सर डिस्प्लेसमेंट की, सर डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, या आप कह सकते हो नेगेटिव, या आप कह सकते हो जीरो, यानी कि तीनों चीजें हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, ये जीरो भी हो सकती है, और ये हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि ये हमेशा ऐड ही होती जाएगी टाइम के साथ साथ। तो अगर यहां पे डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, कब पॉजिटिव होता है, ये सर कब नेगेटिव होता है, ये सर कब जीरो होता है, जरा देखिए। सर आपको पता है डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजिशन, चेंज इन पोजिशन। लेट इट बी मैंने यहां से स्टार्ट किया x इज इक्वल टू 0 से, और मैं पहुंचा x इज इक्वल टू 4 पे। तो यहां पे अगर इस वाले केस में मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो आप लिखोगे फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या आया, 4 आया, और ये जो 4 आया ये क्या आया, पॉजिटिव आया। तो इस केस में आप ये कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है बेटा। तो इसी तरह से अगर आप यहां पे दूसरी एग्जांपल लोगे, जरा देखिए। सर आप कहां पे पहुंचे थे, सर आप तो पहुंचे थे 4 पे, x इज इक्वल 4 पे। सर अब यहां से आपने टर्न किया, वापस आ गए। सर यहां से जब वापस आ गए आप तो अपोजिट डायरेक्शन में आपने कितने पोजीशन निकाली, दैट्स 3 मीटर, वापस निकाली। क्लियर। इट मीन्स यहां पे ये इनिशियल रह गया, सर ये आपका फाइनल रह गया। तो अगर यहां पे डेल्टा एक्स का वैल्यू देखोगे, सर फाइनल 3 है, सर इनिशियल 4 है, सर 3 माइनस 4 क्या हुआ, -1 हुआ। सर 3 माइनस 4 कितना हुआ, -1 हुआ। मीन्स यहां पे जो आप देखोगे सर यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या आई, नेगेटिव आ गई। क्लियर, नेगेटिव आ गई। तो अगर इसी तरह से थर्ड केस हम लेंगे, सर थर्ड केस में अगर आप देखोगे, सर आपने इस पॉइंट से स्टार्ट किया था, सर आप यहां पे गए थे, सर फिर से आप वापस आ गए यहां पे। क्लियर, यानी कि वापस आपने कितना निकाला, 4 ही निकाला। तो अगर आप देखोगे सर इनिशियल कितना है यहां पे, सर इनिशियल तो 4, सॉरी फाइनल क्या है यहां पे, 4 ही है। सर इनिशियल कितना है, 4 ही है, दैट्स इक्वल टू 0। यानी इस वाली केस में अगर आप देखोगे सर डिस्प्लेसमेंट जो है दैट्स इक्वल टू 0। अब यहां पे जो थर्ड पॉइंट है इसको हमेशा याद रखना। क्या याद रखना है, सर अगर इनिशियल पॉइंट coincides with फाइनल पॉइंट, तो उस टाइम हमेशा याद रखना बेटा डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगी, 0 होगी। इट मीन्स इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम होगा, जैसे आप सर्कुलर मोशन में देखते हो, जहां से आप स्टार्ट करोगे सर आप वहीं पे वापस पहुंचोगे। सर सर्कुलर मोशन में अगर आप देखोगे सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 ही होगा। सर आप यहां से यहां तक गए, वापस आप वहीं पे पहुंचे, सर अगेन इस वाले केस में अगर आप देखोगे सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। कोइंसाइड्स मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट या पोजीशंस आपके कहो तो वो अगर सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए किस चीज के बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अगर यहां पे फिर से देखोगे सर डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होती है, सर डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होती है। डिस्टेंस जो है इट्स अ स्केलर, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर। सर डिस्टेंस जो है वो पाथ डिपेंडेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो पाथ इंडिपेंडेंट है। अगर आप बात करोगे डिस्टेंस की, सर ये टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होगी बट डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकती है। अगर डिस्टेंस की बात करेंगे सर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे सर ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और 0 भी हो सकता है। ठीक है बेटा।
तो चलिए और कुछ जानेंगे यहां पे। सर यहां पे और एक कंसेप्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जरा देखिए। अगर हम बात करेंगे ये मैंने पोजीशन ए ली, ये मैंने पोजीशन बी ली। सर मैं यहां से यहां चला और मैंने जो डिस्टेंस निकाली वो 100 मीटर। लेट इट बी, जो मैंने पाथ निकाली इसकी लेंथ जो है वो है 100 मीटर। तो इस वाले केस में अगर आप देखोगे सर मेरी डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस की बात करोगे तो आप बोलोगे सर 100 मीटर है। अगर आपसे मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना है, अगेन आप बोलोगे 100 मीटर, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। जो मेरी पाथ यहां पे वही क्या है, यहां पे शॉर्टेस्ट पाथ भी। मतलब इस वाले केस में हमें यह चीज प्रूव हुआ कि डिस्टेंस बराबर है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है बेटा। अब यहां पे दूसरे एग्जांपल सर सेम चीज करूं मैं। सर दिस द पोजीशन ए, दिस द पोजीशन बी, ये मैंने पाथ चूज किया। सर इस पाथ की जो लेंथ है दैट इज 200 मीटर, क्लियर। और इनके दरमियान जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो है 100 मीटर। अब इस वाले केस में अगर मैं पूछूं सर मैंने तो ये पाथ कवर की, सर डिस्टेंस क्या होगी फिर मेरी, सर आप कहोगे 200 मीटर। तो मैं अगर यही कहूं सर इसी इंसान के लिए या इसी पर्सन के लिए डिस्प्लेसमेंट बताए, तो आप कहोगे 100 मीटर। तो यहां पे अगर आप देखोगे डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन किसके, डिस्प्लेसमेंट। क्या कोई ऐसी एग्जाम्पल है आपके दिमाग में जहां पे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो और डिस्टेंस कम हो? नो सर, इट इज इम्पॉसिबल। तो यहां पे अगर आप देखोगे दो एग्जाम्पल से आपने ये देखा जो डिस्टेंस है कभी किसके बराबर हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट, और कभी क्या हो सकती है, ग्रेटर। यानी कि आपको सिंपल याद रखना है बेटा, सर डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सर ये सही है। क्या कभी आप ये लिख सकते हो डिस्टेंस इज लेस और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट? नो सर, कभी नहीं। क्लियर। इक्वल तो हो सकती है बट लेस नहीं हो सकती है, क्लियर, लेस देन नहीं हो सकती है। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी में और एक पॉइंट अगर आप ऐड करोगे सर वो क्या है, जरा देखिए। सर मैं यहां पे डिस्प्लेसमेंट रेशियो देखूं, डिस्प्लेसमेंट रेशियो देखूं कैसे। सर इस डिस्प्लेसमेंट को शिफ्ट करो तो ये बनेगा डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। सर ये जो आएगा दैट्स ग्रेटर और इक्वल टू 1। इट मीन्स कि इसका रेशियो या तो इक्वल टू 1 हो सकता है या तो ग्रेटर देन 1 हो सकता है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट लेस देन 1 कभी नहीं हो सकता है। ठीक है बेटा, क्लियर। तो हमेशा याद रखना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है इसमें जो रिलेशन है सर वो ये चीज है, डिस्टेंस मे बी ग्रेटर और मे बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, या इनका रेशियो जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 हो सकता है। ठीक है। तो अब यहां पे कुछ क्वेश्चंस इसी डिस्टेंस और इसी डिस्प्लेसमेंट के बारे में कैसे पूछे जाते हैं उनको जरा देखते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन वन डायमेंशनल मोशन। आपको सिंपली देखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है किस चीज के लिए, वन डायमेंशनल मोशन के लिए। तो पहला ऑप्शन डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक तो है, क्या ऑलवेज है? ऑलवेज है? नहीं, ऑलवेज नहीं है, कभी हो सकते, इट मे बी। ठीक है, तो आप पहले ऑप्शन ए ऐसे पेंडिंग रखिए। ऑप्शन नंबर 2, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट।
हाँ मे भी हो सकती है, बट मस्ट नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट हो. Now the option third, distance is greater or equal to displacement, और last option is less or equal to displacement. अगर आप देखोगे यही चीज मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया, sir distance is greater or equal to displacement but not equal to, sorry, less or equal to displacement. So it is second option. चलिए बेटा, अब इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं वो जरा देखते हैं. Which of the following is correct in one dimensional motion? तो आपको ये कहना है कि वन डायमेंशनल मोशन में इन वाले ऑप्शंस में कौन सा सही है. ठीक है, तो पहला ऑप्शन डिस्टेंस जो है क्या वो हमेशा इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है? नो सर, हमेशा तो नहीं होता है. डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्या ये हमेशा होता है? नो सर. डिस्टेंस ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यस सर, यही तो सही है. अभी आपसे यही मैं डिस्कस कर रहा था कि डिस्टेंस जो है इट मे बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट या इट मे बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है बेटा, तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 की बात अगर आप करोगे, सर द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस. सर अगर हम बात करेंगे सर न्यूमेरिकल रेशियो किस चीज का? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का. सर अभी आपने देखा कि डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट जो होता है दैट्स ग्रेटर और इक्वल टू 1 होता है. बट यहां पे अगर आप देखोगे इसी चीज का आपको इनवर्स पूछा गया है, यानी कि आपसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय डिस्टेंस वाला जो रेशियो है सर क्या वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगा या लेस देन? सर आपको बताइए सर वो लेस और इक्वल टू 1 होगा. ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये जो ऑप्शन है ये इसका सही ऑप्शन है. क्लियर? आई होप कि आपने इतना समझा होगा. इंशाल्लाह मिलते हैं कल इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते विथ न्यू क्वेश्चंस विथ न्यू कांसेप्ट्स कि कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सर तब तक के लिए दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.